मैं बचपन से ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, आरएसएस से। अच्छा जी। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है वो कभी किसी दल के साथ जो है सिट नहीं हो पाया। ये देखिए, मोदी जी से हमने 2 बार मैं मिला हूँ और वास्तव में मैं पहली बार जब मिला था 2017 में ही मिला था। उद्देश्य केवल हिंदू समाज का जो है संगठन करना और उनको संगठित करके शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण अगर होगा, जो हमारे पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे उनके दिमाग में था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक कमलेश बरारिया कन्वर्जेशन में। आज हम मिल रहे हैं अजीत प्रजापति जी से, जो यूपी से आए हैं। धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए हैं तो समय दे रहे हैं, तो वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। अजीत जी, थोड़ा सा आप अपना फैमिली के बारे में बैकग्राउंड बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली ब्रेक जी, मैं अजीत प्रजापति, रहने वाला जौनपुर ज़िला, उत्तर प्रदेश का जौनपुर ज़िला है, वहाँ शाहगंज तहसील है। शाहगंज तहसील का सुईथा कला ब्लॉक और आढ़नपुर ग्राम पंचायत है मेरी। एक बहुत ही किसान परिवार में हम लोग पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, आज भी है, किसानी काम भी होता है परिवार में। और हमारे 2 चाचा लोग भी किसानी ही करते हैं। कोई परिवार में उस तरह का जो है जॉब नहीं है। पिताजी हमारे जो है एक इंटर कॉलेज में बाबू थे, बड़े बाबू रिटायर हो गए। तो अध्यापक थे? अध्यापक नहीं थे, क्लर्क थे। ओके जी। आप क्या करते हो सर? आप हम तो सामाजिक और हाँ, आर्थिक दृष्टि से मैं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में सीनियर एडवाइज़र हूँ और मैं 97 से जो है LIC में काम कर रहा हूँ। यानी सीनियर है, काफ़ी सीनियर है। जी जी और ये जो आप सामाजिक कार्य करते हैं प्रजापति कुंभार समाज के लिए, जी। तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे आपका योगदान? मैंने देखा, बहुत ही सर्च किया हूँ, काफ़ी जगह पे आपने पूरा इंडिया घूम लिए हैं और हर जगह पे आपने इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है अपना। तो उसमें आप इतना सामाजिक कार्य में कैसे आए? मैं बचपन से ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, RSS से। अच्छा जी। और हमारे गांव में शाखा लगती थी, मैं बहुत छोटा सा था तभी से शाखा में जाता था। क्या आपकी उम्र रही होगी सर? उस समय तो मैं बहुत छोटा था, शिशु था, शिशु स्वयंसेवक जो वो 5-6 साल के हो जी जी जी। मैं जानता भी नहीं था कि RSS की शाखा है, केवल खेलने के नाते जाता था। लेकिन बाद में जब आगे जो है बढ़ा, सरस्वती शिशु मंदिर में हमारे पिताजी जो है वहाँ नाम लिखवाए, वहाँ पढ़ाई भी हुई, तो धीरे धीरे RSS के बारे में जाने और लगातार तब से हम जो है, मैं स्वयं शाखा लगाता हूँ अपने यहाँ। क्या बात है। शाखा में मैं जाता हूँ, लगाता हूँ, या हमारे गांव के या और भी जो स्वयंसेवक हैं उनसे लगवाता हूँ, लेकिन शाखा में मैं प्रतिदिन जाता हूँ। यानी प्रवृत्ति में हमेशा जी जी। जुड़े हुए हो, तब से आज तक जुड़े हो। तो सर, इसमें जो आप अभी जो RSS आपने जो ज्वाइन किया था और अभी क्या डिफरेंस आ गया? यानी जो क्या बोलते हैं, समय में क्या बदलाव आया है RSS में? RSS के समय में कोई बदलाव नहीं। देखिए जैसे समय के परिवर्तन के हिसाब से कुछ RSS में परिवर्तन आया? नहीं, कोई परिवर्तन। RSS विजयदशमी 1925 में जो है RSS की स्थापना पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया था। और उस समय से लेके आज तक जो है केवल थोड़ा सा ड्रेस में परिवर्तन हुआ है, गणवेश में। पहले हाफ पैंट देखते होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। अब जो है फुल पैंट चलता है। अच्छा। और बेल्ट जो है, जो बेल्ट कमर में लगाते थे पैंट में, वो पहले जो है चमड़े का रहता था, लेदर का। अब जो है वो कपड़े का रहता है। ओके जी, यानी बस उतना ही चेंज हुआ है, बाकी जो RSS का सेम जब से स्थापना हुई है, जिस उद्देश्य को लेकर हुई है, उस उद्देश्य पे जो है RSS हमेशा काम कर रहा है। सर, वो उद्देश्य आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। उद्देश्य केवल हिंदू समाज का जो है संगठन करना और उनको संगठित करके शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण अगर होगा, जो हमारे पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे उनके दिमाग में था कि अगर हम हिंदू समाज का एक संगठन खड़ा करेंगे या इस देश में रहने वाले लोगों का संगठन खड़ा करेंगे
और 1 घंटे की शाखा के माध्यम से मैं उनको जो है उनके अंदर जो है व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण जो है, मानसिक रूप से उनको जो है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की से ओतप्रोत जो है कार्यक्रम वहाँ चलाना, शारीरिक विकास के लिए वहाँ जो है खेल कूद कराना, जो है व्यायाम योग कराना, ये सब कार्यक्रम जो है, और बौद्धिक रूप से जो है उनको देश में क्या हो रहा है, कहाँ ऐसी घटनाओं के बारे में शाखा में चर्चा करना, जो है पूरे देश के बारे में, पूरे विश्व के बारे में जो है जब चर्चा होती है तो एक छोटा भी स्वयंसेवक वो भी जो है अच्छी जानकारी रखता है और उसका भी बौद्धिक स्तर जो है ऊपर उठता है। यानी मनस्थिति मजबूत की जाए। और जैसे कि हम लोग आप बता रहे हो तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट मिले। जी, आप गांव में भी रहते हो तो भी आपको जानकारी शहर जितनी हो, जैसे मुंबई में बैठे हैं हम अभी, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। इस शाखा में, हाँ, शाखा में एक बार ये चर्चा होती है, उसमें पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है कि हमको आधे घंटे खेल करना है, उसके बाद जो है चर्चा करना है, गीत करना है, संघ की गीत है, 5 मिनट गीत बोलना है, तो गीत के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो है तमाम परिवर्तन आते। यानी जोड़ते चलो, यूथ को जोड़ना है। जी, और इसमें सर आप सक्रिय मेंबर हैं, आज भी आप बोल रहे हैं, जैसे इसमें मेंबर नहीं होते हैं, स्वयं सेवक। क्या होता है तो उसमें स्वयं सेवक, स्वयं सेवक का यानी खुद से ही। देखिए नाम ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मतलब राष्ट्र के लिए मतलब स्वयं की भावना से, स्वयं की प्रेरणा से जो आदमी जो है काम कर रहा है उसे स्वयं सेवक कहते हैं, स्वयं सेवक संघ। बढ़िया है। और इसमें आप एक्टिविटी जो चला रहे हैं तो उसमें आपको टाइम फिक्स रहता है या कैसे रहता है? बस सुबह फिक्स रहता है 5 से 6। इस समय ठंडी में गांव में, मैं इस समय महाराष्ट्र में हूँ लेकिन गांव में इससे बहुत ठंडी है, तो शाखा इस समय जो हम लोग लगाते हैं वो 7 बजे से 6:30 बजे से 7:30 तक लगाते हैं। ओके, यानी थोड़ा सा हाँ, अभी जब थोड़ा गर्मी आ जाएगा तो उस शाखा को जो है थोड़ा समय और पहले कर देंगे, यानी 2 या 3 घंटा या कितना, 1 ही घंटा? ओके। देश में 1 घंटे, पूरे विश्व में 1 घंटे की शाखा होती। ओके, तो मेरा ये था कि यानी मनस्थिति हो गई और फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, ये दोनों चीज़ें पर काम किया जाता है। जी, प्लस राष्ट्रभक्ति आप उसमें जोड़ देते हैं, यानी युवा जुड़ता जाए राष्ट्र के निर्माण में, युवा हो चाहे सीनियर हो, बुजुर्ग हो, जो भी। सारे वर्ग के। हाँ, तो इसके लिए मेंबरशिप वाला हिसाब किताब? ऐसा कुछ नहीं है, न कोई उसमें खर्च लगता है संघ में जुड़ने के लिए, न कोई रसीद कटती है, न कोई मेंबरशिप के लिए पैसा देना हो, केवल आप संघ में गए, प्रार्थना किए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, आप स्वयं सेवक हो गए, ध्वज प्रणाम किए, वहाँ जो परम पवित्र भगवा ध्वज है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुरु, संघ ने जिसको गुरु माना है वो परम पवित्र भगवा ध्वज है, भगवा ध्वज के सामने हमारा प्रणाम हो गया, हम स्वयं सेवक हो गए। यानी आपकी निष्ठा जरूरी है और समय जरूरी है, बाकी सब समय हम जिस तरह से समाज अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, पत्नी के लिए, परिवार के लिए दे रहे हैं, हम समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर 1 घंटे समय देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे में, हम मानव हैं, हमारे में और पशु में क्या अंतर रहेगा बताइए। ये बात तो सही है सर, आपने कहा। तो सर आप अभी खादी ग्राम उद्योग में जो आप खादी ग्राम उद्योग में आपका ये जो आता है माटी कला बोर्ड, जी जी, क्या बिजनेसेस होते हैं उसमें देखिए खादी ग्रामोद्योग तो बोर्ड है वो तो केवल देखता है, माटी कला बोर्ड। ओके। क्योंकि माटी कला बोर्ड 2018 में माननीय, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में, जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड जो है बनाए। और बनाने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण ये था कि इतना पॉल्यूशन हो रहा है थर्माकोल पॉलीथीन से और प्लास्टिक जो बहुत प्लास्टिक से, इसको जो है सरकार ने बैन तो कर दिया है लेकिन मजबूरी में लोग चला रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं है कोई। इसलिए सरकार जो है 10 करोड़ रुपए माटी कला बोर्ड की स्थापना करके बनाकर जो है 10 करोड़ रुपए ऐसे मिट्टी के बर्तन के व्यवसाय करने वाले लोगों में वो तमाम कार्यक्रम, उनका प्रशिक्षण है, उनका टूल किट वितरण निःशुल्क है,
उनको जो है फाइनेंशियल सुविधा देते हैं कि 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख रुपए तक। ऐसे बड़े बड़े उद्योग भी जो है मिट्टी का लोग लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 4-5 वर्ष में 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष में 2 बार माटी कला बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। दोनों बार मैं माटी कला बोर्ड में सदस्य रहा था। सदस्य रह चुके हैं। मैं वही पूछने वाला था सर कि आप सदस्य हैं, तो आपके पास अगर कोई आता है जी, कुछ ये स्टार्ट करना है या इसमें कुछ मदद चाहिए तो आप हाँ, उसका तुरंत हम लोग हेल्प करते हैं। खादी ग्रामोद्योग कार्यालय भेजते हैं, उनका ऑनलाइन फार्म भरवा के अगर वो लोन लेना चाहते हैं, उसमें माटी कला से 25% सब्सिडी है, मानी छूट है। और अगर हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो खादी ग्रामोद्योग का चलता है PMEGP, उसमें 35% सब्सिडी है। क्या बात है, यानी सरकार की तरफ से भी हाँ, सरकार पूरा सहयोग करती है, क्योंकि हम नए उद्योग लगाते हैं, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, प्रजापति समाज के लोग उद्योग लगाए तो सरकार पैसा दे रही है, आप लगाइए, लगा के फिर धीरे धीरे किस्त में अपना जो है पैसा देते। यानी इसमें रोजगार बढ़ सकता है। जी, बढ़ा है। बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जिस समय माटी कला बोर्ड बना था, मैं बता दूं, मेरे पास खुद बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं भी लगाया हूं। उस समय लोग मिट्टी का बर्तन, पॉलीथीन, थर्माकोल का आगे लेते नहीं थे। उनको लगता था कि हम 50 रुपये में 100 गिलास ले रहे हैं पानी पीने वाला प्लास्टिक का, हम जो है मिट्टी का क्यों लें। लेकिन धन्य है अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने माटी कला बोर्ड को इतना उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। हर जगह कार्यक्रमों में जाते थे, जहाँ प्रदर्शनी लगती थी वहाँ उद्घाटन करते थे। और आज जो है मेरे यहाँ खुद जो है मिट्टी के बर्तन अट नहीं पाता है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कहीं पे गया था, तो माटी के बर्तन जो बेच रहे हैं मुंबई में भी बहुत अभी चलन बढ़ गया है इसका, कि ये माटी के जो ये आते हैं, कुल्हड़ है चाय पीने के लिए, ये सारी चीज़ें वहीं पे बनती है। यानी जैसे हम एक चाय का प्याला लिया कुल्हड़ में, तो यूपी से ही आया है उसका। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे देश में, हर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं माटी कला बोर्ड हर जगह नहीं है। हर प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र में भी नहीं है, लेकिन काम करने वाले हमारे समाज के लोग हैं। हम वो उद्योग माटी कला से हम लोन नहीं ले सकते या कोई सहयोग सरकारी नहीं, लेकिन खादी ग्रामोद्योग तो हर प्रदेश में है। तो खादी ग्रामोद्योग PMEGP, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, पूरे देश में चलती है। उससे जो है हम ऋण लेकर जो है 35% सब्सिडी लेकर जो है इस उद्योग को बड़े से बड़े पैमाने पर खड़ा कर सकते हैं। इसमें और ये जो हमारा आपने बताया माटी का, तो वो सारा विदेश में भी जाता है। हाँ हाँ, इसके यहाँ बहुत, अभी तो हमारे यहाँ बगल में आजमगढ़ जिला है, निजामाबाद एक स्थान है, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहाँ शोध करने वाले छात्र आते हैं जो रिसर्च करते हैं। ऐसे मतलब वहाँ से जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 90% जो है विदेश जा रहे हैं। यानी एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खुर्जा एक स्थान है, आप जानते हैं, खुर्जा में लगभग 350-400 फैक्ट्रियाँ हैं। यानी यही काम उसके बाद जो है अपना मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। अभी दीपावली आती है, उसमें जो है लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति बिकती है, वो सब मिट्टी का। हम लोग भी उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने भी हर जिले में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति का सांचा हम लोग निःशुल्क वितरण किए हैं। क्या बात। ऐसे तमाम परिवार हैं जो हाथ से मूर्ति बनाते थे, पता चला एक मूर्ति बनाने में उनको कई दिन लग जाता था। आज हम सांचा देकर एक दिन में जो है कम से कम 200-250 मूर्ति वो बना ले रहे हो। यानी जो समय लग रहा था उसको हमने कम कर दिया। जी जी जी, समय भी कम हो गया, उस परिवार की आय भी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि हम जो है परिवार की आय दुगुना करेंगे, दुगुना कह रहे थे, लेकिन माटी कला बोर्ड के माध्यम से 10 गुना बढ़ा है। यानी रोजगार भी मिल गया, परिवार की आय भी बढ़ी है। दूसरी चीज़, हमारे समाज का जब से भारतीय जनता, इसके पहले भी तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में थी, देश में थी, लेकिन कभी किसी ने ये सब काम नहीं किया। बेसिकली मेरे समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार तो हुआ ही है, लेकिन जो बच्चे, जैसे कोई गरीब परिवार था, मिट्टी काम करता है, वो हाथ से चाक चला रहा है, उसकी पत्नी भी उसी काम में लगी है, उसके बच्चे भी लगे हैं। उस पत्नी के लगे रहने से घर में समय से भोजन नहीं मिल पाता था, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती थी,
बच्चे समय से भोजन नहीं पाते थे, कुपोषित हो जाते थे, कुपोषण का शिकार होते थे। आज हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिक शाक देकर उनके परिवार की आय भी बढ़ा दी है, और उसके बाद उनके बच्चों को, पत्नी को उस काम में लगना भी नहीं हो रहा है। जितना काम सब लोग लग के करते थे उससे 5 गुना ज़्यादा काम अकेला एक व्यक्ति कर ले रहा है। यानी बच्चे लोग का पढ़ाई भी अपनी जगह पे सही हो गया और खाना पीना भी एक, यानी पूरे परिवार को एक अच्छी खासी मदद मिल गई सरकार की। बढ़िया है सर, ये ऐसे ही काम करते रहे सर। सामाजिक सुधार ऐसे ही होता है, निचले स्तर से ही स्टार्ट होता है। और इसके अलावा ये और भी अलग अलग कुछ तो बोर्ड्स होते हैं, खादी ग्राम के अंदर भी बहुत सारे। जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड है, तमाम बोर्ड और आयोग निगम बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में है क्या, हर प्रदेशों में भी है। लेकिन सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए बोर्ड आयोग निगम जहाँ देख रहे हैं काम बहुत आवश्यक बोर्ड है, वहीं माननीय योगी जी उसी बोर्ड को सक्रिय किए हैं। नहीं तो उस विभाग का काम अगर जो है विभाग से हो जा रहा है तो बोर्ड का जो है सक्रियता नहीं है, उसको अभी निष्क्रिय रखे हैं। जैसे तमाम बोर्ड ऐसे हैं, उनके अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष अभी नहीं है। लेकिन माटी कला बोर्ड का रेगुलर जब से जो है उनको लग रहा है कि नहीं, प्रदेश में जो है तमाम परिवर्तन माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए इस बोर्ड को सक्रिय होना चाहिए। और हमेशा कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है 5 जनवरी को, अभी इसी फरवरी तक फिर से दोबारा घोषणा हो जाएगा। हाँ, यानी रुचि है योगी जी की। बढ़िया है सर। तो ये सर राजनीति में आप आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको बीजेपी में? बीजेपी में तो मैं अब आपसे मैं बताया ना, कैसे जुड़े और वो भी एक आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? बचपन से ही संघ में जुड़े, मैं संघ के तमाम दायित्वों पे भी काम किया। संघ का 2 वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी हूँ, संघ शिक्षा वर्ग 2 वर्ष किया हूँ। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद संगठन में काम भी किया, खंड कार्यवाह रहा, जिला सेवा प्रमुख रहा, ऐसे तमाम दायित्वों पर रहा। फिर 2012 में हम जो है राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ के उस समय बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब थी। 2012 में? 2012-13 पहले, 12 के पहले, यानी 13 साल हो गए आपको बीजेपी में? उसके पहले स्थिति क्या था, संगठन का काम बहुत अच्छा नहीं था। सरकार, जैसे 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 100 सीट पे ऐसे थे, 5000 वोट से ज़्यादा भाजपा नहीं पाई थी। आज भी वही प्रदेश है, वही जनता है, वही लोग हैं, केवल नेतृत्व बदल गया है। आप देखिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। और एक रिकॉर्ड भी माननीय योगी जी ने तोड़ा है कि उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि दोबारा कभी किसी की सरकार नहीं बनी है। राजनीति में आपको आने की प्रेरणा कैसे मिली? पहले आप कोई और पार्टी ज्वाइन किए हैं या फिर बीजेपी से ही आपने? नहीं, देखिए मैं आपसे पहले बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़ गया था, जब मैं जानता भी नहीं था कि RSS क्या है। मैं खेलने के नाते शाखा में जाता था। धीरे धीरे बाद में जब बड़ा हुआ तो संघ का प्रशिक्षण किया, बाद में संघ के तमाम दायित्वों पर भी काम किया। संघ का 2 वर्ष प्रशिक्षित भी हूँ। मैं 2012 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी फिलहाल 2012 में। इसके पहले जो भी संगठन के अध्यक्ष होते थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कभी संगठन का काम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन जब इस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय अमित शाह हुए, उसके पहले ही जो है प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने इतना अच्छा संगठन खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों विधानसभा ऐसी थी जहां 5000 वोट पाए थे, 6000 वोट पाए थे। सिर्फ 5000 वोट? सिर्फ 5000, 6000 वोट 2012 में। और वहीं 2017 में, 2014 में ही लोकसभा चुनाव हुआ। उसके पहले तैयारी, माननीय मोदी जी देश प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित हुए, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी ने के मार्गदर्शन में जो है कार्यकर्ताओं को दिया गया। मैं उस समय 2012 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। पिछड़ा प्रकोष्ठ एक होता था, उस समय प्रकोष्ठ था, इस समय तो मोर्चा हो गया है। उस समय मैं प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक था।
2013 में मैं मेन संगठन में, मेन बॉडी में जिला मंत्री हुआ, विधानसभा प्रभारी हुआ, और तमाम लगातार उसके बाद संगठन का काम इतना जो है आता गया और हम लोग निचले स्तर पर करते गए, बूथों को मजबूत किए, बूथ की समितियां जो है बनाए। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप परिणाम देखे थे, जहां हम लोग जो है जिस विधानसभा में, हमारी विधानसभा स्वयं की जो थी, मैं विधानसभा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रत्याशी लड़े थे, ओम प्रकाश जायसवाल जी विधानसभा में 2012 में, वहीं 36,000 वोट पाए थे। और 2014 में मात्र 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग 78,000 वोट पाए। विधानसभा वही, जनता वही, कमल का फूल चिन्ह वही। यानी काम काम बोलता है। काम बोलता है, और संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर, यानी मेहनत किया तो आज माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं को जो है देन है। वास्तव में कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जितनी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन काम करता है, मैं किसी दल में नहीं देखा। और तमाम दल इस देश में काम कर रहे हैं, प्रदेश में कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से लेकर जो है नेता तक सब लोग देश और राष्ट्र को जो है विश्व के मानस पटल पर स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर, और एक बात बहुत ही मैंने ऐसे भी न्यूज़ में भी देखते रहते हैं हम लोग कि अगर दिल्ली का रास्ता जाएगा तो यूपी जो यानी विजयी होगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो वो यानी सच बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है पूरे देश का, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 80 सीट लोकसभा की है। आप देखिए कि वही प्रदेश है जहां हम अकेले विधानसभा में 2012 में जमानत नहीं बचा पाए थे तमाम विधानसभाओं में, वहीं 2014 में इतनी सीट निकली। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक होकर चुनाव लड़ा। उसके बाद भी हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी 63 सीट वहाँ पाई थी। क्या बात है, यानी दबदबा है, यानी जो कार्यकर्ता ने काम किया है वो दिखा है, और योगी जी ने भी किया है जी। और 2017 से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हुए हैं, वास्तव में उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ है। सर क्या क्या हुआ है मुझे बताइए सर, थोड़ा सा इसके लिए। परिवर्तन तो हर क्षेत्र में हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं 2014-17 के पहले वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। कहीं भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सुरक्षित नहीं था, आए दिन रोज दंगा होता था। क्यों हो रहा था वो किसी को पता नहीं है। क्यों हो रहा था पता नहीं, पता है ही है, केवल जो है बढ़ावापन, सिर्फ राजनीति। हाँ, बस वो जैसे हिंदू समाज को कहीं कोई मार दिया, हत्या हो गई, या किसी बहन बेटियों के साथ जो है कोई दुर्व्यवहार हुआ, तमाम आए दिन बलात्कार होते थे, रेप होकर जो है उनकी पता चला लड़कियों की लाश फेंक दी जाती थी तमाम ट्रैकों पे। मैं शाहगंज विधानसभा प्रभारी था, कम से कम ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां हम लोग इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, थाने घेराव किए हैं, रेलवे ट्रैक पे लाश एक बार मिली थी एक लड़की की, वहाँ हम लोग जो है चक्का, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। घटना समाजवादी पार्टी की मतलब बताने में बहुत समय लग जाएगा। एक एक लोकसभा, एक एक विधानसभा या एक एक जिले में कितनी घटनाएं हुई है, हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार, ऐसी रोज मतलब आए दिन ये सब सामान्य बात थी वहाँ। यानी समाज सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन 2000 विकास की बात छोड़ दीजिए, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई ऐसा रोड नहीं था जो गड्ढे में नहीं तब्दील हो गया था। लेकिन 2017 में जब अपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आए, आज उत्तर प्रदेश पूरे, मैं देश में बता रहा हूँ कि आज कोई ऐसा गुंडा माफिया नहीं है जिसकी हिम्मत है कि वो सामने आकर कहीं जो है कोई मतलब चाहे वो बलात्कार कर दे, कहीं लड़की छेड़ दे, कहीं जो है चोरी डकैती छिनैती कर दे, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है। और 2017 के पहले पेपर पूरा भरा पड़ा रहता था। यानी काफ़ी
यानी अनुशासन में आ चुकी है। हाँ, ये अनुशासन, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज योगी जी ने इतना सुधार किया है कि वही जो हमारे प्रदेश के गरीब व्यक्ति थे वही प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चे को मजबूरी में भेजते थे। उनके पास पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं। आज जो है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को आप देखकर बता नहीं सकते हैं कि ये परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं कि कानूनी विद्यालय। क्या बात है, बढ़िया। यानी उनका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, उनका टाई लगा रहे हैं, बढ़िया बैग लेके। गरीब घर के बच्चे सरकार दे रही है, उनको कपड़ा दे रही है। 2 साल भर में, 1 वर्ष में 2 बार उनको 2 ड्रेस दिया जा रहा है और उनको बैग दिया जा रहा है, उनको टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, किताब, ऐसे मतलब सभी व्यवस्थाएं माननीय योगी जी दे रहे छोटी से छोटी चीज भी। हैं। जी जी जी, पूरी व्यवस्था। और उसके बाद भोजन भी वहाँ। क्या बात है, बढ़िया है सर। तो यानी चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है पढ़ लिखे, और रोजगार के लिए भी अपने आप बात हुआ, जैसे माती का बोला आपने, माती कला बोर्ड का, तो वो यानी रोजगार भी अभी खड़े हो रहे हैं। जैसे यूपी के बच्चे लोग, मैं देखा हूँ तो यूपी के बच्चे लोग हमेशा आसपास में ही हाँ काम के लिए निकल जाते थे। तो अभी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ भी आ रही हैं। इंडस्ट्रियाँ भी आ रही हैं, और कुछ यूपी के लोग जो है जिसे जो काम करना चाह रहे हैं वहाँ परिश्रमी है, मेहनती है, उनको जो है कौशल विकास के माध्यम से जो है ट्रेनिंग भी दी जा रही है, सरकार करवा रही है, करवा के उनको ट्रेंड करके। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कैदियों को जो है कौशल विकास ट्रेनिंग दी जा रही है जेलों में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, आप समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैदियों के लिए जो है ये सुविधा की है। और कैदी संवाद जो उत्तर प्रदेश, अभी बात को जो है मैं बता रहा हूँ कि हमारे मित्र हैं डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति, जो वहाँ कारागार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। मैं उनके साथ स्वयं गया था कैदी संवाद में। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी ऊंची सोच है माननीय योगी जी की कि ये आए दिन जो है जेल जो है पूरा कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोग वहाँ हैं, क्योंकि जेल का तो बहुत वातावरण बहुत ही जैसे जेल की जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा संख्या वहाँ है। इसके लिए कैदी संवाद जो है सरकार चला रही है। कैदियों संवाद करके उनको समझाया जा रहा है कि आपने एक गलती करके, आज आपने गलती किया है और आप जेल की सज़ा भोग रहे हैं, और आपके परिवार जो है बाहर रहकर जेल की सज़ा भोग रहे हैं। यानी सबको तफलीकें सबको आती है। भाई पत्नी भी दुखी है, कष्ट में है, वो किस तरह से बेचारी जेल में मिलने जाती है, किस तरह से माता पिता जी कैसे हैं। यानी पूरा परिवार ही झेलता है अगर एक गलती करता है बंदा। भाई हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा बच्चा 18 साल, 20 साल, 25 साल का होगा तो वो कहीं ना कहीं रोजगार करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा, हम जो है आराम से रहेंगे, सुख करेंगे। लेकिन 20 साल 25 साल में आज जेलों की स्थिति ये है कि आप कैदियों देखेंगे तो 90% 80% केवल 18 से 35 साल के बच्चे हैं। यानी ये सब जूने वाले जो अंदर ही यानी समाज सुधार के लिए भी ये लोग की ज़रूरत है कि सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा। हाँ, इनको जो है संवाद करके मोटिवेट किया जा रहा है। इनके अंदर जेल में भी रामायण भागवत की कथा करवाई जा रही है। कोई जन्मजात नहीं होता है कि भाई यही काम कर। हाँ, वहाँ जेल में भी ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ करवा देती हैं गलत काम। हाँ, कुछ प्रारब्ध भी रहता है, लेकिन वहाँ तमाम, जैसे कोई माँ जो है कोई गलती में फंस गई, मान लीजिए कोई दहेज हत्या का मुकदमा करा दिया है, पता चला कि कोई लड़की बहू जो है आत्महत्या कर ली, तो उसकी देवरानी, जेठानी या नंद जो है वो जेल में बंद है। अब वो बंद तो गलती उसने किया, लेकिन उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी जेल में हैं। गलती किसी और की है लेकिन परिवार झेल रहा है। ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार जो है इतना निगरानी करती है और हर छोटी छोटी बातों को ध्यान देती है। ये अच्छा है। यानी सबसे निचले तबके में जैसे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जो ज़रूरत है वो भी देखा जाए, तो बीजेपी में आने के बाद सर आप बहुत सारा आपने एक्सपीरियंस बताया। ये सर अभी जो नीतीश कुमार का हुआ है जी, ये जो फिर 1-2 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया, 4 बजे फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए, तो इसमें आप क्या है? नीतीश, ये तो बिहार की बात है जस्ट। हाँ सर, देखिए नीतीश जी हो या और भी इसके पहले तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है
वो कभी किसी दल के साथ जो है सिट नहीं हो पाया, क्योंकि जो सम्मान, जो इज्जत, जो यहाँ जो है रहने पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं इसके पहले भी देखा, माननीय कल्याण सिंह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पार्टी छोड़ी थी, बाद में फिर पुनः आए। सर महाराष्ट्र में हम अभी महाराष्ट्र में बैठे हैं जी। यहीं की बात करते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई, बाला साहब थे वो तो अलग ही बात है, उनका तो क्या बताएं। आज भी सब लोग फैन फॉलोइंग है ही, क्योंकि वो भी यहाँ पे यही दिक्कत हुई थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में आया, तो सेम यही। हाँ हाँ, वो वही बता रहे हैं, राजनीति में फिलहाल कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा पाला बदलते रहते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ में। लेकिन नीतीश जी जो है इसी परिवार के थे, भारतीय जनता पार्टी के, और हमेशा जो है वो साथ रहकर जो है काम किए हैं, इसलिए वहाँ सेट नहीं हो पाए। वो पुनः जो है उनकी घर वापसी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। विचारधारा यानी वहीं पे, हाँ, विचारधाराएं जो है उनकी दूसरी जगह सेट नहीं हो पाई, यानी बीजेपी के पास वो। पुनः भाजपा में आए। क्या बात है सर, आप मोदी जी से पर्सनली मिले हैं तो जी। उसका एक अनुभव आप शेयर करें तो अच्छा है सर। ये देखिए, मोदी जी से हमने 2 बार मैं मिला हूँ, क्या बात। और वास्तव में मैं पहली बार जब मिला था 2017 में ही मिला था। 2017 के विधानसभा के यही चुनाव थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है रैली हमारे यहाँ लगी थी जौनपुर में, और मैं जिले के पदाधिकारी था। सभी जिले के पदाधिकारियों को जो है मिलने के लिए कार्यक्रम बना था, तो कुछ लोगों का हेलीपैड पे बना था, कुछ लोगों को जो है मंच के नीचे बना था, तो हम लोगों का, हमारा भी बना था। और मैं पहली बार जब मिला, मैं उस दिन बहुत खुश था कि हम लोग इतने दिन से पार्टी में, संगठन में काम कर रहे हैं, मोदी जी जिनका नाम पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के लोग उनको जो है सम्मान करते हैं, ऐसे जो है नेता से हम मिलने जा रहे हैं। बहुत खुश था, और गया जब मुलाकात हुई, मैं उनको देखते ही रह गया। मैं फ़ोटो भी, आप हमारा पहले बार वाला देखेंगे, मैं फ़ोटो भी नहीं सही खिंचवाया। मैं उनको देख रहा हूँ, फोटोग्राफर फ़ोटो लिया है, लेकिन मैं जो है इतना, आप कल्पना करेंगे जैसे त्रेता युग में भगवान राम को जनकपुर में लोग देखकर पूरा एकदम भूल गए थे, भाव विभोर हो गए थे, उस तरह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर मैं अपने मतलब मन की बात बता रहा हूँ। और उस दिन मुझे इतना खुशी हुआ था कि मैं और मेरा पूरा परिवार, हमारी पत्नी जी भी, हमारे पिताजी, माता जी, सब लोग कह रहे थे चलो आज जो है, इतने दिन से तुम घर का काम वाम नहीं करते थे, अब पूरा जो है पार्टी काम करते थे, आज तुम्हारा काम करना जो है सार्थक हो गया। यानी बीजेपी में आप जुड़े हैं और मोदी जी से मिले तो वो एक जी पॉजिटिव वो समझे हम। जी। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव था, 17 के बाद विधानसभा हुआ, तो उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम था, उसमें भी मैं मिला दोबारा भी, बहुत अच्छा लगा। जी सर, मोदी जी से तो मिलने का एक उनका एक करिश्मा ही अलग ही है। जी। आगे बढ़ते हैं सर, योगी जी पे आते हैं। मोदी जी से, योगी जी की अब मुलाकात हुई है सर योगी जी से आपकी? हाँ हाँ, योगी जी 2017 में विधानसभा चुनाव पहले जो यात्रा निकली थी, विजय संकल्प यात्रा, उसमें मैं प्रभारी ही था, तो मंचों पे, मंच का संचालन ही हम कर रहे थे, योगी जी उस कार्यक्रम में थे, वही चल रहे थे। क्या बात है, तो बढ़िया उस सर। कार्यक्रम का भी संचालन किए थे, एकदम बगले में थे। मान लीजिए कई बार मुलाकात हुई है, और देश में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को मैं भगवान की तरह मानता। योगी जी तो मैं तो योगी जी को बहुत अच्छे, क्या बोलता हूँ, हम लोग जैसे न्यूज़ देखते हैं तो योगी जी का आ गया तो रुक जाते हैं कि भाई योगी जी ने कुछ तो किया होगा, क्योंकि योगी जी को तो ज़बरदस्त ऐसे मीडिया वाले भी बहुत ऊपर हाइप कर देते हैं। वो अच्छा काम करते हैं वो कम दिखाते हैं, बाकी सब कुछ ज़्यादा दिखाते हैं। और यूपी का हमेशा एक गलत तरीके से दिखाया जाता था, मैंने अभी तक देखा है। अभी जो योगी जी के आने के बाद है, मेरा पर्सनल भी एक, और आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ तो चर्चा चल रही थी उनकी, कुछ तो बना रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें यानी अपडेट हुई है। हाँ हाँ। और सर लोकसभा चुनाव वापस आ ही रहे हैं, तो आपको अगर प्रत्याशित को घोषित करते हैं तो आपका समाज है जो प्रजापति कुंभार समाज है, तो आपको टिकट मिलने का चांसेस है, ऐसा मेरे को लग रहा है, या फिर दरकिनार कर दिया जा रहा है? क्या हो रहा है? 2012 से लगे हुए हो सर।
देखिए, लगे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे सभी समाज के लोगों को जो है कहीं न कहीं स्थान देती है, दे भी रही है, सबको जोड़ कर चल रही है। बहुत बड़ा परिवार है और जब बड़ा परिवार हो जाता है सबको जो है सेट करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन ये बातें हम भी पूरे देश में तमाम सम्मेलन में जाते हैं अपने समाज के, वहाँ भी लोग चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कहीं किसी टिकट नहीं मिलता। प्रतिनिधि एक तो होना चाहिए सर। आप 10 लोगों से भी मैंने देखा है, आपका रिसर्च कर रहा था मैं, 10 लोगों से लेके 1 लाख का सब आपने। ऐसा नहीं है कि आपका अनुभव अच्छा है, अगर आपको मिलता है तो आपका जन समर्थन भी है। देखिए, मिल जाएगा, समर्थन भी है। और हम लोग जो है कार्यकर्ता, भाजपा ने जो प्रयोग किया है, कार्यकर्ता बिना पैसे के चुनाव जीत जाता है और बहुत ज़्यादा मत से जीत जाता है। और जो नेता चुनाव लड़ते हैं उनको पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तमाम जो है व्यवस्थाएं भी देनी पड़ती है, उसके बाद भी चुनाव हार जीत का अंदर बहुत नहीं रहता। अभी हमारे यहाँ तत्काल में नगर पालिका चुनाव हुए, नगर पालिका जौनपुर हम लोग कभी नहीं जीत पाते थे, कभी भी नहीं, इतने सालों से। हाँ, वहाँ 20-25 वर्ष से एक ही व्यक्ति जो है बहुजन समाज पार्टी का वहाँ चेयरमैन रहता था और पूरा जिला जानता था कि हम हर जगह जीत सकते हैं, जौनपुर नगर पालिका नहीं जीत पाएंगे। कभी किसी के दिमाग में नहीं हो पाता था, चर्चाएं भी होती थी तो लोग कहते थे अरे भैया जौनपुर जो है नहीं जीत पाएंगे, यानी गढ़ माना जाता था उनका। हाँ। लेकिन अब की बार भाई प्रदेश नेतृत्व और हमारा जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, इन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट दिया, एक साधारण कार्यकर्ता को, एकदम साधारण, मतलब जान लीजिए कि वो एक छोटी से डिस्पेंसरी चलाते थे, डॉक्टर राम सूरत मौर्य, और महिला सीट थी, उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ा दिया गया। पार्टी ने लड़ाया और परिणाम देखकर लोग जो है एकदम आश्चर्यचकित थे। क्या बात है। 12,000 वोट से जो है चुनाव जीती। जो गढ़ माना जाता था वहाँ पे आपने। जहाँ हम लोग 12,000 वोट नहीं पाते थे, 12,000 से चुनाव जीती। क्या बात है, यानी आ रहा है, यानी जी, कार्यकर्ता जो है वहाँ हमारे मौका मिलता है, यानी जी कार्यकर्ताओं को मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। और कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है कहीं कोई शक नहीं रहता कि हम इस सीट को हार जाएंगे। हमारे यहाँ जौनपुर सदर विधानसभा है, वहाँ जब से सदर विधानसभा नई बनी है, उससे पहले माननीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक थे, लेकिन उसके बाद जब नई विधानसभा बनी उसमें क्षेत्र जो है बढ़ गए, उसमें कभी भाजपा नहीं जीती थी। लेकिन उसके बाद जो है माननीय हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, एक साधारण कार्यकर्ता, अपने जिले के महामंत्री थे, मैं भी जिला टीम में था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीते। 2017 में भी जीते, 2022 में भी जीते, और दोबारा 2017 से लगातार मंत्री है। क्या बात है, बढ़िया सर। और बहुत अच्छा काम किए हैं सर। आप भी तो बहुत सारा काम करते रहते हैं। जी, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता। हाँ, लेकिन 12-13 साल हुए तो सर आशा तो रखते हैं ना, अपना समाज वाला तो रखती ही है आशा। समाज तो रखता है, लेकिन अब हम लोग देखिए स्वयं सेवक हैं, ये व्यक्तिगत जो है स्वार्थ है, हम कहीं दिखा नहीं सकते कि नहीं हम विधायक और सांसद बनने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। ये सही कहा आपने। नहीं, ये मेरे समाज अपेक्षा करता है। अब उसको पता नहीं है कि हम किस सोच से राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग संघ के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारा जो है ये उद्देश्य नहीं है कि हम सांसद हो जाएं, हम मंत्री हो जाएं। हाँ, लेकिन मौका मिले तो हाँ, मौका मिले वो तो पार्टी है, प्रतिनिधित्व का मौका मिले तो देश नेतृत्व है, जो भी करेगी वो तो हम लोग स्वीकार ही है। क्या बात है सर। कैसा रहा सर, आप पॉडकास्ट पे आए हैं, शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ आपसे मिलकर। आपका कैसा अनुभव रहा सर? आपसे भी कमलेश जी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुंबई जो है हम तो 24 तारीख से आए हैं, कल हमको जाना भी है, लेकिन यहाँ भी वही प्रजापति सम्मेलन था, उसी सम्मेलन में आया था। यहाँ प्रतिवर्ष 26 जनवरी को होता है और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के नाते ही मैं आया था और यहाँ आया भी। और स्पेशली जो है सामने लोकसभा चुनाव है,
सब साथों साथ हो गया सर, आप आए तो अपना भी मुलाकात हो ही गया हाथों। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव है, हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश से, सब ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के यहीं हैं, और उन लोगों से मुलाकात भी हुई और थोड़ा पार्टी के लिए हम लोग उस कार्यक्रम में गए, तो प्रचार प्रसार भी हो गया। जो अब जरूरत है अभी सर, आ रहा है तो वो चुनाव आ गया तो हाँ। यही काम तो करना ही करना है। आइए सर नेक्स्ट टाइम समय निकाल के, या फिर हम आएंगे यूपी, देखते हैं कैसे एकदम क्या आइए, यूपी में होगा। आपका जो है मोस्ट वेलकम है, और जौनपुर जिला है हमारा, कभी भी आप आएंगे उधर काशी विश्वनाथ, आइए घूमिए। सर आना बाकी है सर, ये तो अभी आप बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, ऐसा हो गया ये तो। क्या आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी ने कितना परिवर्तन किया है कि आप सोच नहीं सकते। सर राम मंदिर तो अभी सबकी नस नस में है, अभी 22 को ही हुआ है। 22 को हुआ है राम मंदिर के लिए, कितने हमारे हिंदू समाज के लोग शहीद हो गए बेचारे, लेकिन धन्य है अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने राम मंदिर जैसे, कभी लोग सोचते नहीं थे, हम लोग तो पार्टी में काम करते थे, संघ में भी काम करते थे, तो लोग मजा लेते थे, विरोधी लोग, विपक्षी दल के लोग जो है बोली टाइप बोलते थे, गांव में जिससे बोलते हैं बोली बोलते थे, क्या हो मंदिर बन गया मुद्दा फिर आ गया, ये बनेगा कि नहीं? मंदिर मुद्दा आएगा, और ये तो मंदिर सर हम कब भी सुने हैं, बनेगा। बहुत सुने हैं। हाँ, लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। लेकिन सर अब तो बन गया है, अब कोई कुछ अब नहीं, कोई विपक्ष सवाल नहीं करता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब केवल जो है ना उन विकास के नाम पे बोल पा रहे हैं। कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सरकार जो है ध्यान न दे रही हो और सरकार उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन न करी। ये बात तो सही है सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके सोच पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो उनका सोच था हम समाज के अंतिम व्यक्ति को उत्थान करेंगे तभी इस देश का उत्थान होगा, और वास्तव में आज माननीय मोदी जी जो है समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और लोग उठ भी रहे हैं। तमाम ऐसे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग आज ऊपर उठ चुके हैं। हाँ काफ़ी अच्छी योजनाएं भी लेके आए जी। हैं, और अभी वापस चुनाव भी आ रहा है सर। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सर, और हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।